और मेरे ख्याल से इस कार्यशाला का एक मकसद ये भी है कि हम स्वयं सब साथी, काफ़ी अच्छी हाजिरी है, सभी साथी बहुत दूर दूर से आए हैं, हम सब साथी एक समझ भी इस प्रकार की विकसित करें कि तात्कालिक परिस्थितियों का उपाय एकदम उपलब्ध नहीं है। हम जो महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं वो ये अदा कर सकते हैं कि हम उसको समझें, और समझने के लिए हमें ऐतिहासिक दृष्टि का सहारा लेना पड़ेगा। जब हमने समझ लिया, इतने सारे लोग, अगर 60-70 लोग समझ लेते हैं चीज़ों को, तो ये बहुत बड़ा हल है, असल में हल की तरफ एक कदम है। तो ये कोशिश रहेगी कि कल शाम तक हम लोग कुछ बातें स्पष्टता के साथ समझ पाएँ, हल की जल्दबाजी ना करें, और मतलब किस मोर्चे के ऊपर कन्फ्रंटेशन ज़्यादा जाकर करनी है, इसकी भी बात बीच के अंदर आएगी किसी न किसी रूप में। वो निश्चित तौर पे फ़िलहाल धर्म नहीं है, और बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी चुनौतियां हमारे सामने हैं, जिसको हमें अंडरलाइन करने की ज़रूरत है अगर हम विज्ञान आंदोलन को आगे बढ़ाने की बात कह रहे हैं या वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात कह रहे हैं। एक पॉइंट तो मैं सुबह वाली चर्चा के अंदर शामिल करने की बात सोच रहा था। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इसी प्रकार से जब ग्रोथ ऐसी है तो फिर चुनौतियां भी कोई आज ही के दौर में तो खड़ी नहीं हुई। विज्ञान के सामने चुनौतियां तो बहुत पहले से थी। जब से समाज की संरचना हुई और मनुष्य ने समाज को समझना शुरू किया और समझकर एक प्रकार से दखल कर रहा है, वो दो चीज़ों के साथ वो अपना संघर्ष करता है। एक तो नेचर के साथ करता है, प्रकृति के साथ संघर्ष मनुष्य का अगर ना हो तो यहाँ पहुँच ही नहीं सकती मानव जाति। मानव जाति ने प्रकृति के साथ संघर्ष किया, रास्ते निकाले, और जो संघर्ष करने की जो प्रक्रिया है उसी के अंदर विज्ञान ने जन्म लिया है। विज्ञान ने ही असल में इस प्रकार की चीज़ें दी, चाहे वो परसेप्शन की बात आ रही थी कि सबसे पहले बोध, देखना, समझना चीज़ों को, और फिर उसके बाद उसके अंदर किसी न किसी प्रकार की हस्तक्षेप करने की बात, जो साइंस के मेथड की बात की जा रही थी। तो ये शुरू से ही चुनौतियां हैं। अब 5000 साल की चुनौतियों पे तो हम चर्चा नहीं कर रहे आज के सेशन में, वो तो बहुत बड़ा विषय हो जाएगा। लेकिन कुछ संदर्भ आज के फिलहाल के ज़रूर हमें बीच के अंदर लेने चाहिए। उसकी शुरुआत मैं यहाँ से करना चाहता हूँ। मैं अपने देश के अंदर ही, जब हम अपने देश को आज़ाद करवाकर एक सफ़र शुरू कर रहे थे आज़ाद देश का, तो अगर विज्ञान और वैज्ञानिक मानसिकता की बात हमें करनी है तो हमें नेहरू को याद ज़रूर कर लेना चाहिए। ये इन्हीं साथियों ने बताया भी, और हमने भी फिर बाद में उसको पढ़ने की कोशिश भी की। मुझे याद है डॉक्टर कालड़ा के साथ जब मैं हिसार के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में बैठकर बातें हम करते थे तो उस समय नेहरू जी की बात ही बताते थे, और बाद में हमें पढ़ने का अवसर मिला। डिस्कवरी ऑफ इंडिया में नेहरू ने 9 पेज लिखे हैं साइंस और साइंटिफिक टेम्पर पे, जो आप ज़रूर पढ़िए। और इतना अच्छा मटेरियल है, वो सब चीज़ें एक तरह से क्लियर करने की कोशिश उस दौर में कर रहा है। और शायद पूरी दुनिया में वो एक ऐसा व्यक्ति है जो सीधे तौर पे वैज्ञानिक नहीं है, लेकिन साइंटिफिक टेम्पर की टर्म देता है। साइंटिफिक टेम्पर जिसको हम अभी तक भी ढूंढते हैं कि इसको स्वभाव कहें या इसको प्रकृति कहें या इसको क्या कहें, अर्थ क्या दें, हिंदी का अर्थ क्या दें, इसको जन्म देने वाला जवाहरलाल नेहरू है। और साइंटिफिक टेम्पर पर उस समय जिस प्रकार की बातें की गई, उसके बाद जिस प्रकार का देश के अंदर वातावरण बना, उस वातावरण में विज्ञान ने पैर पसारे, और पैर कुछ इस प्रकार के पसारे जिसके अंदर एक समाज को आगे ले जाने की इच्छा शक्ति है। उसके अंदर नागरिकों के सचेत होने की एक जगह पहचानने की ज़रूरत है। नागरिक जो हैं वो जिस तरह से स्टेट के साथ संबंध बनाते हैं, राज्य के साथ, हिंदुस्तान के अंदर वैसा संबंध आज भी नहीं है।
उसकी अपनी कहानी है, अपनी पेचीदगियाँ हैं, उसके ऊपर हम नहीं जा रहे हैं। इतिहास और राजनीति का विषय, उसके ऊपर बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये ज़रूर बात है कि उस दौर के अंदर ये चिंताएं ज़रूर वैज्ञानिकों ने की कि किस प्रकार से विज्ञान भी जन तक पहुँचे, ये केवल विशिष्ट जनों तक ना रहे ये ज्ञान। ये चिंता आनी शुरू हो गई थी। और 1981 में एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस है कन्नूर के अंदर। कन्नूर में एक कॉन्फ्रेंस होती है 1981 में, जिसमें ये कहा जाता है कि वैज्ञानिक जो हैं वो आपस में विमर्श करके और उस समय की चुनौतियों की बात करते हैं कि हिंदुस्तान में अगर समाज को विज्ञान के जरिए उन्नत करना है, विकसित करना है, तो चैलेंजेस क्या हैं। एक बात, वो साइंटिफिक टेम्पर को भी डिफाइन करने की बात करते हैं। दो बात, और तीसरी बात ये कि वो विज्ञान को जन जन तक, यानी उसका जनतांत्रीकरण कैसे हो, वो केवल मात्र विशिष्ट जनों के पास ना रहे वो ज्ञान। तो बहुत ही बारीक चर्चाएं वो वैज्ञानिक कर रहे हैं। 7 पेजों की केवल मात्र वो चार्टर कह लो उसको, घोषणा पत्र कह लो उसको, वो 1981 में, शायद 16 जुलाई 1981 को वो घोषणा पत्र तैयार हुआ। हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों ने उस घोषणा पत्र को तैयार कर लिया और उसमें जो चैलेंजेस बता रहे थे, सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि मुझे तो विषय चैलेंज का ही डील करना है, बस बाकी बातें हो चुकी और फिर होंगी। तो उसमें जो चैलेंज बताए ना उन्होंने, उसकी तरफ मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। अगली करना प्लीज। ये है, ये मैंने 1981 जो कोट किया, एक मिनट आप रुको, मुझे मालूम है। 1981 जो मैंने कोट किया, इस समय जो डिक्लेरेशन तैयार हुई 7 पेजों की, उसमें जो बातें कही गई, उन बातों की 30 साल के बाद समीक्षा होती है। 30 साल के बाद लगभग। और 2011 में फिर से वैज्ञानिक बैठे पालमपुर में। इन 30 सालों में और पहले 1981 से पहले, आज़ादी के बाद किस प्रकार के चैलेंजेस हैं, वो चैलेंजेस पालमपुर के अंदर फिर से डिस्कस हुए। 1981 में डिस्कस हुए, पालमपुर में फिर से डिस्कस हुए। ये मैं आपके सामने रख रहा हूं। पहला जो चैलेंज आया निकल के, धार्मिक और संकीर्ण पहचानों की मौजूदगी। ये पहले भी थी, 1950 के बाद भी थी। और 2011 के अंदर जब वैज्ञानिक पालमपुर के अंदर बैठकर बातचीत कर रहे हैं, तो ये उसके अंदर भी मौजूदगी दिखाई देती है। लेकिन एक फ़र्क भी है, 1980 के बाद उन वैज्ञानिकों का ये मानना है कि ये जो मौजूदगी है ये बढ़ती जा रही है। ये नोटिस लेने की बात है। इसके अंदर एक बढ़ोतरी है, और बढ़ोतरी के साथ जिस प्रकार के बहुत सारे ऐसे उदाहरण दिए जा सकते हैं। आपको अगर याद हो, बहुत सारे तो मेरे से भी बड़ी उम्र के साथी हैं और कुछ हमारे साथ हैं और कुछ नौजवान भी हैं। चंद्रा स्वामी एक व्यक्ति था। इस व्यक्ति ने, मतलब एक तांत्रिक था ये, और ये जो पूरा भाग्यवाद का और पूरा ये मसला है, इसके ऊपर वो अपनी पहुंच उसने राज सत्ता तक हासिल कर ली। 1980 के बाद की बात है ये। तो इसलिए जब 2011 में जब वैज्ञानिक इकट्ठे होते हैं पालमपुर में, तो इस बात को वो बाकायदा दर्ज करते हैं कि धार्मिक और संकीर्ण पहचानों की मौजूदगी का मतलब उसको स्थापित किया जा रहा है, उसको सघन बनाया जा रहा है, उसके साथ एक तरह से मतलब उसको समाज के अंदर एक तरह से अपने हितों को साधने के लिए उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये उस पालमपुर डिक्लेरेशन के अंदर ये बिंदु
रख दिया गया वैज्ञानिकों के द्वारा। चिंता थी, समाज को देख रहे थे, वैज्ञानिक मानसिकता का काम आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है, इस कारण से उन्होंने ये रेखांकित किया। दूसरी बात ये आई अतार्किक समूहों का उभार। तर्क जो है क्योंकि जैसे साइंटिफिक टेम्पर की जो बात थी थोड़ी सी एडवांस हुई आज़ादी के बाद, लेकिन वो इतना तो उसका ऐसा प्रभाव तो पूरे समाज के ऊपर नहीं पड़ गया कि हम सब पूरे के पूरे देश को और समाज को एक तरह से तर्कशीलता के रास्ते पर डाल पाए, ऐसा तो नहीं हो पाया। तो ये जो अतार्किकता है ये बहुत एक तरह से जटिल चीज़ भी है। हर इंसान के अंदर तर्क भी है शामिल, उसके दिमाग में हर इंसान में मिलेगा। जो डॉक्टर कार्ला कह रहे थे भाई जैसे घर के अंदर मतलब जो इनके साइंस के प्रयोग हैं उनको समर्थन भी मिलता है, ऐसा मैं इनका नाम वैसे ले रहा हूँ, मतलब सभी के जीवन में ऐसा ही है, सभी के जीवन में ऐसा है और खुद मनुष्य के अंदर भी ऐसा है। जो हम ये कहें कि हम विज्ञान के एक्टिविस्ट हैं तो ऐसा नहीं है कि हम गैर तार्किक यानी कि सारे ही हम तर्कशील हैं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हमारे जीवन के अंदर बहुत सारे काम ऐसे होते हैं हम अतार्किक तरीके से करते हैं उसको, अनेक काम इस प्रकार के होते हैं। तो ये जो तर्क और अतर्क है, कुतर्क है, वितर्क है, ये मिला हुआ है असल में और ये सामान्य साधारण मजदूर और किसान के दिमाग में भी ऐसा ही है। कुछ चीज़ें उनके जो बिल्कुल पढ़ा लिखा कम है लेकिन अपने जीवन के अनुभव के साथ अपना जीवन जी रहा है उसके अंदर भी तर्कशील मिलेंगी। अब हर एक किसान को इस बात का अंदाज़ा है कि भाई बारिश होएगी तो बीज डालना है, ये तर्क है उसके पास, अनुभव से ले लिया उसने। और उसको तर्क भी है उसके पास कि बारिश के बाद मिट्टी की नेचर बदल जाती है, तो इसलिए वो बीज जो है वो ज़्यादा मतलब कारगर होगा, यानी उस समय जो बुआई है वो ज़्यादा कारगर होगी। तो ये तर्क और कुतर्क ये हर मनुष्य के अंदर शामिल मिलेगा। आज तक दुनिया में ऐसा नहीं हो पाया है कि सारा ही जीवन जो है, एक व्यक्ति का भी ऐसा नाम नहीं मिलेगा आपको जिसने सारा जीवन केवल तार्किकता पर अपना व्यतीत कर लिया हो, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, जैसे स्पाइरल ग्रोथ की बात आ रही थी, कभी कभी जो अतार्किकता है वो ज़्यादा हावी होती है समाज के ऊपर, और कभी कभी तर्कशील जो विचार हैं या कार्य पद्धति है, जीवन जीने का जो ढंग है, कभी कभी उसको आगे ले जाया जाता है, एडवांस किया जाता है, और कभी कभी समाज फिर इसको समूह के रूप में भी अडॉप्ट करता है। कभी तो व्यक्ति खुद अपने जीवन में उतारता है, कभी पूरा ग्रुप जो है समाज का, पूरा समुदाय वो इस प्रकार की दिशा में चल पड़ता है। तो ये जो डिक्लेरेशन के अंदर 2011 की डिक्लेरेशन पालमपुर की कहती है, वो उस समय नोट करती है कि अतार्किक समूहों का उभार ज़्यादा हो रहा है देश में। उसके बाद है रूढ़िवादी व्यवहार में बढ़ावा। अब ये भी एक बात है, मतलब एक तरह से इसको क्या कहा गया, मतलब आप ठीक और गलत के अंदर तलाश करने की जिज्ञासा भी छोड़ देते हो और केवल मात्र जो चल रहा है उसी को फाइनल अपने जीवन के अंदर उतार रहे हो। सोचना जिसको कहते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग जिसको कहते हैं, उसकी आदत कमज़ोर पड़ गई। आदत ही नहीं है उसकी, हर बात के ऊपर प्रश्न करने की कोई बात ही नहीं है। अभी भी आप मिलते हैं समाज के अंदर, बहुत सारे लोगों को मिलते हैं तो ऐसा आता है जी, अभी हम पश्चिमी बंगाल जा रहे थे, पुरुलिया, तो ट्रैवल कर रहे थे जहाँ रेल के डब्बे में, उसी में दो बहुत ही बुजुर्ग मतलब हस्बैंड वाइफ थे, राजस्थान से आ रहे थे। थोड़ी बहुत बातें उनसे हो गई, बोले जी हम तो वहाँ जा रहे हैं, बोध गया जा रहे हैं, बिहार में उतर जाएंगे, पिंड दान करने जा रहे हैं। तो उस पिंड दान के ऊपर चर्चा हो गई हमारे बीच में, उनके बीच में। उन्होंने कहा जी पुरखों ने बनाए थे, देखो क्या, मतलब हमारी बात से मतलब उनको यानी कि जवाब जवाब तो थे नहीं। फिर उन्होंने आखिरकार ये कह दिया कि भाई पुरखों ने बनाए थे जी, हम तो ज़्यादा जानते नहीं, बट ये है कि हमें करके आना है, निभानी है मतलब बात। तो ये जो है ना एक प्रकार का मतलब मनुष्य का सोचने का तरीका है, बस वो इतना ही सोच पाता है मनुष्य, इससे ज़्यादा फिर वो प्रैक्टिस के अंदर उतार देता है चीज़ों को कि भाई करना है इसको, मतलब एक रूढ़ी बन गई है, एक रिवाज बन गया है, तो इसको निभा दो, इसमें कुछ भी नहीं बिगड़ता, हमारे पुरखे करते थे। तो ऐसी चीज़ों का भी एक तरह से उभार नोटिस में लिया गया। उसके बाद धर्मांधता के प्रतीकों का प्रसार, ये लगातार मतलब उस दौर के अंदर
इस प्रकार की चीज़ें नोटिस ली जा रही हैं। और ख़ास करके ये आप देखेंगे कि 1992 के अंदर जब एक मंदिर निर्माण को लेके ख़ास तरह का एक वातावरण बना था और मस्जिद गिराई गई थी, उसके बाद से लगातार इस प्रकार के चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा धार्मिक, मैं तो हरियाणा से लेता हूँ, हरियाणा के अंदर बहुत समय पहले आर्य समाज का ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव था और ये इस प्रकार के मतलब व्रत और इस तरह से बहुत सारे मंदिरों में जाना, ये बहुत ही कम चलन था हरियाणा के अंदर। आप इसकी आराम से मतलब इस बात को खोजबीन कर सकते हैं। लेकिन अब का हरियाणा का समाज ही बिल्कुल अलग है। अब तो गणेश उत्सव भी मनाए जाते हैं और मतलब शिवरात्रियां भी मनाई जाती हैं और कावड़ कितने ज़्यादा ले आए जाते हैं और मंदिरों के अंदर मतलब सुबह शाम आरतियां होती हैं। तो ये बदल गया। तो ये बदलाव नोटिस कर रहे हैं वैज्ञानिक उस दौर के अंदर। और फिर उसके बाद निजी और सामाजिक जीवन में अवैज्ञानिकता का माहौल भी नोटिस किया गया। तो ये कुल मिला के उन वैज्ञानिकों की स्टेटमेंट है। मैंने अपना कुछ नहीं कहा इसके अंदर, अपना विश्लेषण नहीं जोड़ा है। मैं सिर्फ पालमपुर की डिक्लेरेशन में जो वैज्ञानिकों ने बात कही वो मैंने आपके सामने प्रस्तुत की है। 2011 के अंदर देश के उच्च कोटि के वैज्ञानिक इकट्ठे हुए, पालमपुर के अंदर इकट्ठे हुए। उन्होंने पूरे भारत के अंदर विज्ञान और वैज्ञानिक मानसिकता के सामने जो चैलेंज खड़े हैं उसका ये नोटिस लिया। नेक्स्ट, अब सवाल ये है कि आज क्या हैं चुनौतियां। अब यहां एक चीज मैं जरूर आपसे साझा करना चाहता हूं कि अब पालमपुर तो हमारे पास एक रेफरेंस पॉइंट है और उससे पहले कन्नूर भी हमारे पास एक रेफरेंस पॉइंट था। क्यों रेफरेंस पॉइंट था? अगर हम विज्ञान के अंदर क्षेत्र में कार्यकर्ता की हैसियत रखते हैं तो अगर बहुत बड़े वैज्ञानिकों ने हमें 2 डॉक्यूमेंट्स दे दिए तो उन डॉक्यूमेंट्स को तो हम ऑथेंटिक मान ही सकते हैं। आज तीसरा डॉक्यूमेंट आपके पास उपलब्ध नहीं है और आज दौर बदल गया पूरा का पूरा। अभी तीसरा डॉक्यूमेंट आएगा, ऐसी उम्मीद हम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो वैज्ञानिक, यानी कि वो वाले वैज्ञानिक तो अब हैं कि नहीं हैं जीवित, वो एक अलग बात है, लेकिन आज के वैज्ञानिक जो हैं वो इस बात का संज्ञान उसी प्रकार से लेंगे कि आज जो बदला हुआ दौर है उसमें चैलेंजेस क्या हैं। क्योंकि हर दौर में चैलेंज तो बदल जाता है ना, या तो बहुत ज़्यादा जटिल हो जाता है, बहुत गहरा हो जाता है, उसकी नेचर बदल जाती है। तो आज के चैलेंजेस को समझने की जो प्रोसेस है वो प्रोसेस अभी पूरे वैज्ञानिकों ने इकट्ठे होकर शुरू नहीं करी है। लेकिन ऑल इंडिया पीपल साइंस नेटवर्क ने एक थोड़ी सी कोशिश की है। 1981 और 2011 इसमें ऑल इंडिया पीपल साइंस नेटवर्क ही केवल मात्र काम नहीं कर रहा है, इसमें तो देश भर के बड़े वैज्ञानिक बहुत सारे काम कर रहे हैं। लेकिन आज ऑल इंडिया पीपल साइंस नेटवर्क ने भी एक बहुत मामूली शुरुआत की है, इसको पूरा नहीं मान सकते हम। आज अगर और वैज्ञानिक भी जुड़ेंगे, फिर से मंथन होगा। ये जरूर बात है कि कहीं से भी कोई शुरुआत हो जाती है, उस शुरुआत को फिर बाद में सारे वैज्ञानिकों के बीच में वो पहुंचे, तब जाके अगर कोई फिर से डॉक्यूमेंट आता है तब हम उस डॉक्यूमेंट को ही आधार बनाकर फिर अपनी बातें किया करेंगे। लेकिन अभी हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट है नहीं। ऑल इंडिया पीपल साइंस नेटवर्क ने एक छोटा सा नोट तैयार किया है। वो नोट भी थोड़ा मतलब एक तरह से अंग्रेजी में था, फिर उसकी हिंदी ट्रांसलेशन की गई। लेकिन उसके बावजूद ऐसा महसूस हुआ कि हमें जब और नीचे उतरना है तो उसको ज़्यादा सरल बनाओ। ये करते करते हम कुछ बातें आपके साथ साझा कर रहे हैं, इस बात को अंडरलाइन करते हुए कि ये अभी देश भर के वैज्ञानिकों के द्वारा सर्वमान्य नोट नहीं है, ये मानते हुए। लेकिन एक शुरुआत है चर्चा के अंदर जिसमें हम और आप भी शामिल हैं, तो इसको आप देख सकते हैं। पहली जो बात इसके अंदर जो अब नोट की जा रही है वैज्ञानिकों के द्वारा, ये भी वैज्ञानिकों के द्वारा ही है, भले ही वो एक विशेष मंच से जुड़े हुए लोग हैं। पहली बात यह है कि अवैज्ञानिकता फैलाने में 2011 में पालमपुर में भी कही गई ये बात, तो लेकिन एक शब्द बदल गया। अगर आप गौर करें तो इसमें अब शब्द आ गया फैलाने में, और आगे अगली
बात को पढ़ेंगे तो वो आप देखेंगे कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की संस्थाओं का उपयोग, आप देखेंगे कि 2011 की डिक्लेरेशन ये नहीं बताती। अब लेकिन जो है वैज्ञानिक अंडरलाइन कर रहे हैं इस बात को, देश भर के वैज्ञानिक, कि अब ऐसा हो रहा है। और इसके कितने ही उदाहरण दिए जा सकते हैं, इस बात को कितना ही देखा जा सकता है। 2-3 छोटे छोटे एग्जाम्पल, फिर आगे के पॉइंट्स पे मैं कम समय लगा दूंगा। लेकिन इस जगह के ऊपर आप देखिए, संस्थाओं का उपयोग जो लिखा गया, ये संस्थाएं मामूली नहीं है। ये गांव के लेवल के ऊपर छोटे छोटे स्कूल वगैरह नहीं है। ये संस्थाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं हैं जो हमारे देश में हैं, उनमें ऐसी घटनाएं घट रही हैं। टॉप संस्थाएं एक भी ऐसी नहीं है जिसके अंदर इस प्रकार का काम ना चल रहा हो। इसको नोटिस लिया गया वैज्ञानिकों के द्वारा। जैसे बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन अपन कुछ का 2-3 का ही हवाला ले लेते हैं। IITs, विज्ञान की तकनीक की, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की टॉप संस्थाएं हैं IITs, और अपन उसमें भी फिर और छटाई कर लेते हैं। जो शुरुआती 7 IITs थी ना, सबसे ज्यादा तो टॉप की वही है। उन IITs में हो रही हैं ये चीजें। IIT गुवाहाटी, अभी पिछले दिनों के अंदर एक कॉन्फ्रेंस होती है वहां, और वह काउ साइंस गो विज्ञान के ऊपर शोध पत्र आते हैं। और उन शोध पत्रों की एक छोटी सी बात एग्जाम्पल के तौर पे, वो गाय का, एक पेपर ने कहा गाय का मूत्र और गोबर और दूध और दही, और एक 5वीं चीज भी थी, दूध दही गोबर मूत्र, एक 5वीं चीज और है घी। तो ये 5 चीजें मिलाकर आप जो बनाएंगे पंचगव्य, तो ये जो पंचगव्य है ना, इसका ये बताया उस पेपर ने कि वो पंचगव्य कैंसर में भी प्रभावशाली है, स्त्री रोग में भी प्रभावशाली है, और हृदय रोग में भी प्रभावशाली है। अब उसने हाइपोथेसिस लिख दिया। हाइपोथेसिस ये पेपर प्रेजेंट हो रहे हैं, मतलब, और रिसर्च की तरफ बढ़ा रहे हैं, मतलब उसको, इसके ऊपर रिसर्च करो, काउ साइंस है। ये छोटे छोटे अनेक इस प्रकार के एग्जाम्पल हैं। अभी पीछे एम्स के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुई, उस कॉन्फ्रेंस में पंच महाभूतों का स्वास्थ्य के साथ रिलेशनशिप, और उसमें सबसे पहली जो कॉन्फ्रेंस है वो आकाश पर है। पंच महाभूत तो आपको पता ही होगा, वायु, जल, अग्नि, आकाश और पृथ्वी, ये 5 हैं। अब इन 5 में आकाश पे हुई है पहली कॉन्फ्रेंस, और अभी ये कॉन्फ्रेंसेस जो है ये चलनी है, जनवरी 2023 तक चलनी है, 5 कवर किए जाएंगे। अब उसमें जो बात कही जा रही है वो मैं आपको 1 सेकंड के अंदर उसका निष्कर्ष बताता हूं क्या कह रहे हैं। कॉन्फ्रेंस का जो टाइटल दिया गया है वो टाइटल ये है, आध्यात्मिकता और औषधि, ये उसका टाइटल है। तो इसके ऊपर वो हुई है। हाँ, 5 कॉन्फ्रेंसेस बताई जा रही हैं कि होंगी। इसमें जो डिपार्टमेंट शामिल कर लिए गए हैं, स्पेस का डिपार्टमेंट, टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट, ये सारे इसके अंदर जो है वो शामिल किए गए हैं। और उनका जो ब्रोशर है तो वो
छापा है उन्होंने, उसमें ये कहा है कि ब्रह्मांड 5 तत्वों से बना है, इन्हीं 5 तत्वों से। अब जो आज का साइंटिस्ट है, आज का साइंटिस्ट जो इसी क्षेत्र में काम करता है, वो इस बात से दुखी है। हम आम आदमी यही बोलता रहता है, हम तो ऐसे ही बोलते रहते हैं कि 5 तत्वों से बना है ब्रह्मांड, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन साइंस के फील्ड में काम करने वाले लोग इससे संतुष्ट नहीं होते। वो ये कहते हैं कि ये एक्चुअली ब्रह्मांड जो है ये एटम्स से और सब एटॉमिक पार्टिकल्स से अल्फा पार्टिकल्स तक जाते हैं, वो उनसे बना है। तो जब इस प्रकार की नॉलेज, नो हाउ आज उपलब्ध हो गया, तो इसको तो लाओ बीच में। उनका दुख केवल ये है, मतलब जो दुख व्यक्त करने वाले साइंटिस्ट हैं वो भी बहुत सारे हैं, और जो आयोजन किए जा रहे हैं वो भी साइंटिस्ट हैं। तो ये भी आप मतलब थोड़ा देखते रहना, जो मैं पहले भी कह रहा था कि समाज के अंदर जो शक्तियां जिस प्रकार से यूज़ करने की, विज्ञान को दिशा देने की स्थिति में आ जाती हैं, तो वो कैसे होता है, और दूसरा अंतर विरोध कैसे होता है। दूसरे जो वैज्ञानिक हैं वो कह रहे हैं ये बात कि भाई ये बात का, और साथ में ये भी कहना कि भारत के अंदर सबसे पहले इस प्रकार की बात का ज्ञान प्राप्त किया गया था, इवन ये भी गलत है। वो कह रहे हैं कि उस समय यूनान के दार्शनिक भी यही बातें कह रहे थे, केवल भारत नहीं कह रहा था। कम से कम आप इस बात को साथ तो जोड़ लो कि यूनान के दार्शनिक भी इसी प्रकार की बात को ला रहे थे। तो ये जो पूरा मसला है